आज हम समझने का प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अस्तित्व में आई और किन परिस्थितियों से होते हुए वह जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। सबसे पहले शुरुआत एक प्रसंग से। 1942 बंगाल के वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारत छोड़ो आंदोलन तथा अन्य गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार काफी नाराज थी भारतीयों से और बंगाल में ऐतिहासिक अकाल पड़ रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथ-गो को पत्र लिखा कि जिन परिस्थितियों में हमारे देश की जनसंख्या जीवन यापन कर रही है, उन परिस्थितियों में मेरा मंत्री पद पर बने रहना किसी भी प्रकार से नैतिक रूप से उचित नहीं है, अतः मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं। इस प्रकार से उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और एक दिन लॉर्ड लिनलिथ-गो जब यात्रा पर निकले थे बंगाल पे, उन्होंने देखा एक गांव में अपने कुछ सहयोगियों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर कमजोर, बीमार और अक्षम लोगों की सहायता कर रहे थे। उन्हें देख करके अपने एक नौकर को उनके पास भेजा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ये वार्ता करने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लॉर्ड लिनलिथ-गो के पास आए और उन्होंने कहा, जब मेरे देश की परिस्थितियां इतनी खराब हो, मेरी जनता इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रही हो, उन परिस्थितियों में मुझे पद, प्रतिष्ठा और धर्म के बाद से उठ करके इस देश के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथ-गो चुपचाप वहां से चले गए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम मुख्य भाग पर आते हैं। उससे पहले औपचारिक स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1943 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनोनीत होते हैं और इस प्रकार से वह एक हिंदुत्ववादी राजनीति का भारत में चेहरा बनकर उभरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 में नेहरू सरकार द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और नेहरू को प्रधानमंत्री और उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन 3 साल बाद ही 6 अप्रैल 1950 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू लियाकत फैसले का विरोध करते हुए पहले व्यक्ति होते हैं जो नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के दौरान उनकी मुलाकात माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से होती है और उसी बीच महात्मा गांधी, जिनकी 1948 में हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और विभिन्न प्रकार के हिंदूवादी संगठनों को कटघरे में खड़ा किया गया था, जिसमें दामोदर विनायक सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता था, इनके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच बदली हुई परिस्थितियों में निकटता बढ़ती चली जाती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर देता है कि उसे भविष्य में इस प्रकार की प्रताड़ना और अवहेलना न झेलनी पड़ी, इसलिए उसे अपनी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई एक अनुसांगिक संगठन को राजनीति में भी प्रवेश करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलवलकर की आपसी सलाह और मशवरे के बाद 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, जिनमें मुखर्जी के अलावा बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख नेता के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और 1952 के इलेक्शन में इस पार्टी को 3 जगहों पर सफलता प्राप्त होती है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इस पार्टी का जिसका मुख्य एजेंडा, मेन एजेंडा था कॉमन सिविल कोड और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय, इन्हीं मांगों को रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र, एक विधान और एक संविधान के आधार पर ही इस देश की नीति नियत तय की जाएगी। और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के दौरान भारत कश्मीर की सीमा पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 23 जून 1953 को हृदय गति रुक जाने के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है और अब मौली चंद शर्मा को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। धीरे धीरे भारतीय जनसंघ में माधोक और उपाध्याय की जोड़ी आगे बढ़ती चली जाती है और लगातार यह संगठन
अपने विस्तार को बढ़ाता चला जाता है और 1965 में 23 से 25 अप्रैल 1965 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक पूर्ण रूप से एक राजनीतिक विचारधारा के साथ भारतीय जनसंघ को एक दर्शन दिया, एक विचार दिया, जिसे एकात्म मानववाद कहा जाता है। एकात्म मानववाद का मतलब यह होता है, यह एक सर्पीली विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को मूल में मध्य में रखा जाता है और उसके बाद उसका परिवार, फिर उसका समाज, फिर राष्ट्र, फिर उसके बाद विश्व और अनंत ब्रह्मांड के कल्याण की बात करती है यह एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद साम्यवाद और समाजवाद से इस मामले में भिन्न है कि जहां समाजवाद और साम्यवाद पूरे समाज को एकजुट करने का, समानता की बात करता है, वहीं एकात्म मानववाद व्यक्ति में शक्ति, व्यक्ति में साहस, व्यक्ति को पूर्ण रूप से मजबूत बना करके इस समष्टि को बलवान और साहसी बनाने की बात करती है। कहने का मतलब है यह व्यक्ति से समष्टि की तरफ विकास को आगे ले जाने की विचारधारा है। उसके बाद 1968 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो जाती है और उससे पहले माधव ने एक प्रशस्त युवा से परिचय करवाया था लाल कृष्ण आडवाणी का उपाध्याय जी से, और धीरे धीरे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी योग्यता और अपने तेज नेतृत्व की वजह से ऊंचाइयों को चढ़ते चले जाते हैं और उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी भारतीय जनसंघ को आगे लेकर के जाती है। उसके उसी समय प्रारंभ हो चुका होता है इंदिरा युग का, जिसे कहा जाता है था इंदिरा दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। 1975 में जब भारत में इम्पोज की गई इमरजेंसी, उस समय भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल ने इसका खुलकर के विरोध किया, जिसमें सोशलिस्टों का भी साथ था। और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान पर रखते हुए 23 जून 1977 को भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में अपने का विलय कर दिया और इस प्रकार से एक संयुक्त रूप से एक विपक्षी पार्टी का जन्म होता है जो मिलकर के इंदिरा गांधी का मुकाबला करती है और 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सत्ता में दावेदारी पेश करती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय लोकतंत्र या भारतीय गणतंत्र के। इस प्रकार से आप लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपसी विरोधाभासों विचारधाराओं की दूर तक समानता न होने के कारण से जनता पार्टी लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाई और स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जब शिमला में एक मीटिंग करना चाहते हैं तो उसी समय वहां के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वी शांताराम ने उसका विरोध किया और उन्हें परमिट भी नहीं दी उस मीटिंग को आयोजित कराने का, जिसका राजनारायण ने खुलकर के विरोध किया और बाद में राजनारायण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मतभेद के बीज ने एक बड़े वृक्ष का रूप हासिल कर लिया था। बाद में लिमय ने इस बात के लिए जोर डाला कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य आरएसएस और जनता पार्टी की दोहरी सदस्यता के साथ अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और इन्हीं मतभेदों को, इन्हीं आपस में मुड़ फुटौल के कारण 1979 में मात्र 3 साल में ही जनता पार्टी विघटित होने की कगार पर आ गई और जिस जनता पार्टी ने 1977 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर अपना अधिकार जमाया था वह मात्र 31 सीटों पर सिमट करके रह गई। 1979 के अंतिम समयों में आपस में जबरदस्त टकराव हुआ और 25 फरवरी 1980 को जगजीवन राम ने जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को पत्र लिखा कि इस बात को लेकर स्पष्ट रणनीति बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए कि सदस्यता के नियम क्या हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 4 अप्रैल 1980 को भाजपा के, वर्तमान भाजपा जिसे आप कह सकते हैं, उसके शीर्षस्थ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी से बाहर कर दिया गया और 6 अप्रैल 1980 को जन्म होता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका एजेंडा, जिसका मानना स्पष्ट था कि हम
गांधीवादी समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। उस समय तक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व से अलग करती हुई प्रतीत हो रही थी। और इस प्रकार से जब पार्टी का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष, विजय राजे सिंधिया और राम जेठमलानी को उपाध्यक्ष बनाया गया। सिकंदर बख्श, सूरज भान और लाल कृष्ण आडवाणी इस पार्टी के महासचिव बने। और दिसंबर 1980 को बांद्रा कुर्ला में पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया गया भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर बहुत लगभग 50,000 समर्थक इकट्ठा हुए भाजपा के। और उसी समय एक मजबूत नींव पड़ गई भारतीय जनता पार्टी की। और वहीं ऐतिहासिक भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आगे की कहानी हम आगे के एपिसोड में आपसे जारी रखेंगे। और बलराज मधोक गीत के बारे में बात कर रहा था। 1977 में जब भारतीय जनसंघ के अधिकतर धड़े का जनता पार्टी में विलय हो गया था, तो उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को अलग रखा जनता पार्टी से। और इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और मधोक के बीच काफी मतभेद होने लगे। और उन मतभेदों का असर यह हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्वीकार्यता उदारवादी होने के कारण बढ़ती चली गई। और बलराज मधोक, जिन्हें भारत में गोरक्षा का प्रारंभिक चितेरा कहा जा सकता, प्रारंभिक प्रणेता कहा जा सकता है, उन्हें नेपथ्य में जाना पड़ा। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने भाजपा के नेतृत्व को आगे मार्गदर्शन दिया। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही एक नए एपिसोड में मैं आपके सामने आगे की कहानी लेकर के आप सामने उपस्थित होऊंगा, और जिसे हम एपिसोड 2 का नाम देते हैं। तो तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और अपने विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइए। जल्द मिलता हूं, नमस्कार।